सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सलाम वालेकुम। भाई साहब, मानवता वालेकुम। चैनल प्रोग्राम में जुड़े सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सिंह सतनामी। आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, मैं उनका परिचय बता देता हूं। डॉक्टर मोहम्मद लुकमान खान साहब जुड़ गए हैं अलीगढ़ से, जो यूनिवर्सिटी में मेरे ख्याल से कुल सचिव रहे हैं। जी। या उनका परिचय वो खुद भी देंगे, मैं उनका उतना अच्छा परिचय नहीं जान पा रहा हूँ, लेकिन आज के हमारे प्रोग्राम में पहली बार जुड़े हैं, इसलिए हम उसका खान सर का बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया करते हैं कि वो आज संविधान दिवस के अवसर पे हमारे साथ जुड़ पा रहे हैं। मैं धनी प्रसाद निषाद साहब जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं, जो लंबे समय से हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़ते हैं। और राजेंद्र बंजारे साहब जुड़ गए हैं, जो छत्तीसगढ़ भिलाई स्टील प्लांट से हैं, और उनका भी हम स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ और भी कई मेहमान जुड़ने वाले हैं। ब्रजेंद्र सिंह साहब, पूर्व डीजीपी महोदय का भी आगमन अभी थोड़ी देर में होने वाला है। बहरहाल वो हमारे लिंक में नहीं जुड़ पाए हैं। तो मैं आज के इस खास प्रोग्राम में, जैसा कि हम पूरे देश और दुनिया में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का कल उनके जो संविधान दिवस के अवसर पर हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है, और इस अवसर पर हम आज दूसरे दिन, क्योंकि कल हम खुद भी उस प्रोग्राम में बिजी थे, तो आज हम लोगों ने सोचा कि इस विषय पर ही क्यों ना डिबेट की जाए, चर्चा की जाए। तो मैं सबसे पहले धनी प्रसाद निषाद साहब के पास जाना चाहूंगा। धनी प्रसाद साहब, बहुत स्वागत है। संविधान दिवस के अवसर पर हम चाहेंगे कि थोड़ा आप विस्तार से आज की इस परिचर्चा पर अपने विचार रखें। धनी प्रसाद निषाद साहब। धन्यवाद साहब। आज इस वेबिनार में उपस्थित सभी सम्मानित सत्कार जोग साथियों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान। संविधान के विषय में मैं थोड़ा, जो मुझे थोड़ी जानकारी है उसके विषय में मैं कहना चाहता हूं आप लोगों के, क्योंकि इसमें सारे लोग बड़े बड़े विद्वान हैं और आजकल संविधान पर ही पूरा डिबेट हो रहा है। तो देखिए, जुलाई 1946 में संविधान सभा का चुनाव संपूर्ण हुआ, जिसमें 296 सदस्य चुनकर आए थे। वो अलग अलग पार्टियों की संख्या थी। कांग्रेस के 208, मुस्लिम लीग के 73, मुस्लिम 1, यूनियनिस्ट कास्ट 1, शेड्यूल कास्ट 1, कृषक प्रजा 1, शेड्यूल कास्ट फेडरेशन 1, सिख गैर कांग्रेस 1, कम्युनिस्ट 1, इंडिपेंडेंट 8। इस प्रकार कुल संख्या 296 हुई। ये उस समय का है। इन 296 संविधान निर्माण सभा के सदस्यों का चुनाव वर्तमान चुनाव प्रक्रिया की तरह जनता द्वारा सीधा सीधा नहीं, उस समय ऐसे नहीं होता था जैसे आजकल हो रहा है। उनकी चुनाव प्रक्रिया भी काफी उनके स्टेटस, इनकम उस तरह से होती थी। संविधान सभा निर्माण सभा के चुनाव के लिए मताधिकार के मुख्य मानक संपत्ति, शिक्षा और सरकार को टैक्स देने वाले ऐसे व्यक्तियों को ही था। ये मतदान का अधिकार 1931 की जनगणना में तय किया गया था, परंतु आज चिंतनीय विषय है कि इस आधार पर 1946 में संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव हुआ। 1931 की जनगणना में शिक्षा का स्तर 8 से 10% से ज्यादा नहीं रहा। इसका मतलब हुआ कि तत्कालीन लगभग 35 करोड़ की आबादी का, उस समय 35 करोड़ आबादी थी, 35 करोड़ आबादी का 8 से 10% लोगों की भागीदारी रही। अच्छा, डॉक्टर सुभाष कश्यप ने अपनी पुस्तक भारत का संवैधानिक विकास और संविधान में लिखा, देश की कुल जनता का 11.5% भागीदारी थी। डॉक्टर सुभाष कश्यप अच्छे विशेषज्ञ हैं संविधान के और काफी चर्चा में आते रहते हैं, और आगे उनके विषय में कई चीजें हैं, वो बड़ी लंबी हो जाएगी। संविधान सभा निर्माण सभा में देश के उच्च वर्ग, विशेषकर कौन कौन लोग होते थे, देखिए ये हम लोगों ने कई चीजें हैं जो हम
कहते हैं फंडामेंटल राइट। अब वो यहाँ आपको स्पष्ट हो जाता है कि फंडामेंटल राइट हमें संविधान में दिया है, लेकिन क्या हम अगर कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? अगर हो सकता था तो हमें हर अधिकार मिलता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। देखिए संविधान निर्माण सभा में देश के उच्च वर्ग, विशेष उद्योगपति, पूंजीपति, सेठ, साहूकार, जमींदार, धनपति, उच्च पढ़े लिखे लोग, वरिष्ठ शासन रहे उच्च पदों पर लोग, तालुकेदार, भागीदार, जागीरदार तथा महाराजाओं इत्यादि के प्रतिनिधि जैसे ही लोग थे, यही लोग उस सभा में गए हुए थे। आम जनता से तो कोई सरोकार नहीं था, क्योंकि उसमें हमारे लोगों को पढ़ने लिखने का तो पाबंदी थी, धन रखने का भी पाबंदी थी। ये वर्ग वर्ण व्यवस्था में जो सवर्ण वर्ग कहलाता है, लगभग संपूर्ण भागीदारी इसी वर्ग की थी। संविधान सभा में राजा महाराजाओं के द्वारा नामित लगभग 565 93 प्रतिनिधि थे। 93 प्रतिनिधि थे उनके, तो जागीरदारों में, क्योंकि वो भारत नाम था, लेकिन देश में छोटे छोटे राजे रजवाड़े थे, वो शासन करते थे, वही जनता को अपना गुलाम बनाए रखे हुए थे, क्योंकि वो इस तरह से शासन लोकतांत्रिक व्यवस्था थी नहीं तब। जो वर्ग वर्ण व्यवस्था में शूद्र वर्ग का या तो शिक्षा संपत्ति से वंचित था, उनकी भागीदारी लगभग ना के बराबर थी, क्योंकि जो ये बहुजन जो कहलाते हैं, इनके पास न संपत्ति न एजुकेशन था। संविधान निर्माण सभा में हिंदुओं की एक जाति विशेष का ही बहुमत था। इस प्रकार भारतीय संविधान निर्माण समिति के सदस्यों की कुल संख्या 389 हो गई थी। मुस्लिम लीग के 73 सदस्य पाकिस्तान चले गए थे। इनकी भरपाई कांग्रेस ने अपने लोगों के द्वारा ही कर दी। 4 महीने का ये अंतराल गैप छोड़ा गया। संविधान सभा में हिंदुओं का ही बहुमत था। संविधान सभा में सवर्ण का ही बहुमत था। जो संविधान हमारा आज है, लेकिन हम उसके गहराई में नहीं जाते। हम तो चिल्लाते रहते हैं बाबा साहेब का संविधान है, हमें मौलिक अधिकार मिला है, राइट टू एजुकेशन मिला है। राइट टू एजुकेशन नहीं देता है तो क्या कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं? नहीं होगा। ये ऐसे ऐसे उसमें चीजें हैं। और बाबा साहब ने इस पर क्या कहा है वो भी मैं अभी बताता हूँ आपको। संविधान सभा की डिबेट बहस से ये जानकारी मिली है। अगर आपको कोई डाउट है तो जितने डिबेट है संविधान सभा की, वो पढ़ने लायक है। उससे हमें पता लगता है कि ये संविधान में हकीकत बाबा साहेब का है कि दूसरे लोगों को। तो उस डिबेट के पढ़ने के आकलन से ही लगता है। हम रोजाना संविधान सभा में, अभी यहाँ बहुत बड़ा प्रोग्राम था और हम जाते रहते हैं, कहते रहते हैं, तो वो संविधान सभा की डिबेट बहस संविधान निर्माण सभा में देश के 7 लाख गांव की भागीदारी शून्य के बराबर है। गांव में गरीब लोग रहते थे, अनपढ़ लोग रहते थे, गरीब लोग रहते थे, उनका कोई हिस्सेदारी नहीं थी। ये मतदान का अधिकार 1931 की जनगणना के समय भारत के नेताओं ने अंग्रेजों पर यह जोर क्यों नहीं डाला था कि मतदान का अधिकार पूर्ण मताधिकार के आधार पर होना चाहिए? ये बड़ा सवाल था। परंतु जब जुलाई 46 में संविधान निर्माण सभा का चुनाव हो रहा था, जिसके लिए ब्रिटिश शासन जोर दे रहा था कि संविधान निर्माण सभा का चुनाव पूर्ण मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। अंग्रेजों ने ये रखा था, क्योंकि इसके पहले 1917 में बाबा साहेब ने ये सवाल किया था उनको। एक वो देखिए, एक कमीशन आया था जिसको गांधी ने कहा गो बैक। अरे मेरे दिमाग से हट गया। तो वो यही चीज था, साइमन कमीशन। साइमन कमीशन, साइमन कमीशन आया था। उसने कहा गो बैक, क्योंकि साइमन कमीशन ही कह रहा था कि प्रौढ़ शिक्षा। बाबा साहब ने कहा, जब ये लागू हुआ था, बाबा साहब ने कहा कि जब हमारे लोगों को वोट देने का अधिकार है, संपत्ति रखने का अधिकार नहीं, शिक्षा का अधिकार नहीं, तो ग्रेजुएट कैसे होगा, इनकम टैक्स कैसे देगा? तो वहां उन्होंने वही एक्ट ले आया। तो साइमन कमीशन में ये प्राविधान था
लेकिन ये जो हमारे देश के जो बता रहा हूं, हुक्मरान थे, जागीरदार थे, सवर्ण थे, इन्होंने इस चीज को ये सोचा कि अगर ऐसा हो जाता है तो जो जनसंख्या है ये गरीबों की, छोटी जातियों की, ये दलितों, शूद्रों की ये जातियां ज्यादा हैं, शासन सत्ता इनके हाथ में आए, किस तरह से इनको मोटिवेट करें, डाइवर्ट करना है, वो बड़ी लंबी कहानी हो जाएगी। जिससे तेरह से हिंदू महासभा का गठन किया और आरएसएस का गठन किया, तो हिंदू हिंदू कह के जोड़ लिया और मजहब के नाम से हमें लड़ा दिया। तो ये वहां आती है। कारण जब जुलाई 46 संविधान निर्माण सभा का चुनाव हो रहा था, इसके लिए ब्रिटिश शासन जोर दे रहा, लेकिन होना चाहिए, परंतु कांग्रेसी नेताओं ने इसे स्वीकार नहीं किया और ये कहकर इसमें बहुत लंबा समय लगेगा। उन्होंने कहा कि अगर ऐसा होता है तो बहुत लंबा समय होगा ये चुनाव प्रक्रिया में कराने के लिए। उन्होंने इसको डाइवर्ट, क्योंकि कांग्रेस वही थी जो आज सारे सवर्णों की थी, अधिकतर ब्राह्मण थे। तो उन्होंने वो क्योंकि वो उनकी जो थिंकिंग है लॉन्ग टर्म, ये चीज अगर संविधान में होता है तो ये लंबे समय तक इसका प्रभाव होगा, जो हमारी सनातन व्यवस्था चल रही है वो चरमरा जाएगी। वो लॉन्ग टर्म की सोचता है, हम तत्काल की सोचते हैं कि आज खा लिया, हैंड टू माउथ वाली बात सोचते हैं। ये हमारे उसके में ये बात है। संविधान सभा का पहला सत्र अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 प्रारंभ हुआ। इससे मुस्लिम लीग के 73 सदस्य अनुपस्थित रहे। मुस्लिम लीग के लोगों ने इसका विरोध किया। देखिए, वो जानते थे कि ये क्या होने वाला है, जो आज बीजेपी कर रही है बड़े धड़ल्ले से। महंगाई, रोजगारी, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, अत्याचार, शोषण सब गायब। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई बहुत ज्यादा आप करेंगे तो चला जाएगा पाकिस्तान को। तो ये आज उसने उसके लिए है, यही इसीलिए वो सोच रहा था उस समय। प्रथम सत्र के पहले दिन माननीय श्री सच्चिदानंद सिन्हा को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया, पहले ही दिन। 11 दिसंबर 1946 को पंडित राजेंद्र प्रसाद को विधिवत संविधान निर्माण सभा का अध्यक्ष चुना गया था और वो 24 जनवरी 1950 तक संविधान सभा के विधिवत अध्यक्ष रहे, जब तक वो राष्ट्रपति नहीं चुने गए। जब राष्ट्रपति चुने गए तो हट गए, छोड़ दिया, तो वो अध्यक्ष रहे। अब देखिए किसका क्या रोल है। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने उद्देश्य प्रस्ताव वाला भाषण पढ़ा कि हमारा संविधान कैसा होगा, किस दिशा में काम करेगा। इस भाषा में उन्होंने ये भी कहा कि हमारा 5000 वर्ष पुराना महान अतीत, देखिए जो आज लोग कह रहे हैं कि हिंदू धर्म सनातन व्यवस्था 5000 से पहले की है, वो नेहरू ने इस भाषण को कहा था। 5000 पुराना हमारा अतीत हमारे चतुर्दिक है जो हमें आनंदित कर रहा है। मेरी ऐसी सोच है कि मुझे ये लगता है कि 5000 वर्ष का अतीत जिससे पंडित जवाहरलाल नेहरू आनंदित हो रहे हैं, वो शायद धर्म पर आधारित वर्ण व्यवस्था और जाति व्यवस्था ही थी, जिसको झलक संविधान के मूल अधिकारों द्वारा स्पष्ट हो रही है। जो हम फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं उससे पता लगता है कि वाकई वही चीज कह रहा था। 17 सितंबर 1946 को बाबा साहेब अम्बेडकर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर अपनी प्रतिक्रिया दी थी। इसके अंतर्गत उन्होंने कहा था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ख्यात प्राप्त समाजवादी हैं, परंतु उनके इस भाषण से बड़ी निराशा हुई। अगर टाइम हो जाए ज्यादा, क्योंकि मैंने जो नोट किया है मैं बंद कर दूंगा, वहीं अपना स्टार्ट कर लूंगा। नहीं, आप बात को, क्योंकि आज हम विस्तार से ही संविधान दिवस का अवसर करना चाह रहे हैं। हाँ और चलिए, हमारे धन्यवाद। मेहमान जी, हाँ चलिए। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव पर बड़ी सख्त प्रक्रिया व्यक्त की थी कि ये कहकर कि सामाजिक आर्थिक न्याय राजनीतिक न्याय कैसे मिलेगा, इसके लिए संविधान में कोई प्रावधान नहीं बताया। डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने यह भी कहा कि जब तक उत्पादन के साधनों, मेन इंपॉर्टेंट आज यही है, साधनों और वित्तीय साधनों का राष्ट्रीयकरण नहीं होगा, तब तक आने वाली सरकारें कैसे सामाजिक न्याय पाएंगी, इसकी कल्पना नहीं की जा सकती। आज भी वही समस्या है। जो सरकारी संपत्तियां हैं, सरकार धड़ल्ले से उसको बेच रही है, निजीकरण कर रही है।
और उसमें राष्ट्रीयकरण 1973 में, चलिए वो लंबा हो जाएगा, इंदिरा गांधी ने किया था 72 से। बाबा साहेब अम्बेडकर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव को बौद्धिक शब्दों का शब्द जाल बताया और उन्हें बड़ा ही निराशाजनक कहा था। बाबा साहब ने यह भी कहा था कि स्वतंत्रता और संपत्ति बिना उचित कानून के नहीं प्राप्त की जा सकती। देखिए, बाबा साहब जानते थे कि ये क्या हो गया, क्या है, क्योंकि पढ़े लिखे थे। जवाहरलाल नेहरू कानून के जानकार थे, गांधी कानून का पंडित वल्लभ भाई पंत थे, महात्मा गांधी थे, अरे वो पूरा लाइन है, सारे कानून के विशेषज्ञ थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उपचार के लिए कोई रास्ता नहीं बताया। डॉक्टर अंबेडकर साहब ने यह भी कहा कि भारत जैसे दकियानूसी और पुरातन पंथी देश में किस प्रकार लोग जाति और धर्म से ऊपर उठकर देश को सर्वोपरि मानेंगे। संविधान सभा में आदिवासियों के प्रतिनिधित्व मानवर जयपाल सिंह ने कहा था कि हमारे समाज को लोग चिड़ियाघर के जानवर की तरह देखते हैं, हम चाहते हैं कि हमें सबके समान समझा जाए। संविधान सभा के दूसरे सत्र में संविधान सभा की कमेटियों का गठन हुआ। अब गठन के समय क्या क्या हुआ? संविधान निर्माण सभा के पावर कमेटी और सेंट्रल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। प्रांतीय संविधान समिति तथा मूल अधिकार और अल्पसंख्यक समुदाय के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारतीय संविधान के सभी सिद्धांत और कानूनी इन्हीं 4 कमेटियों के द्वारा निर्मित किए गए थे। ये चारों कमेटियां ही बहुत महत्वपूर्ण थी, जो भारतीय संविधान के बुनियादी आधार हैं। इन कमेटियों और सब कमेटियों में डॉक्टर अंबेडकर साहब की कहीं भागीदारी नहीं थी। ये जो कमेटियां गठित की गई उनमें कोई रोल नहीं था बाबा साहब का। पांचवी कार्य संचालन कमेटी के अध्यक्ष माननीय एम.के. मुंशी थे। मसौदा समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा द्वारा किया गया था। इसके अध्यक्ष बाबा साहब को बनाया गया था। देखिए, अब ड्राफ्टिंग कमेटी यानी प्रारूप समिति में कुल 7 सदस्य थे। के.एम. मुंशी, मोहम्मद सदुल्ला, बी.एस. मित्तर, अलादी कृष्णस्वामी अय्यर, एन. गोस्वामी अयंगर और डी.पी. माधव राव तथा टी.टी. कृष्णचारी को रखा गया था। प्रारूप समिति का काम क्या था? संविधान सभा की परामर्श शाखा सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किए गए मुख्य प्रारूप की परीक्षा करें और फिर संविधान सभा में जो निर्णय हो चुके थे उन्हें प्रारूप संविधान में समाविष्ट करें और फिर संशोधन के मसौदे को विचार के लिए संविधान सभा के सम्मुख प्रस्तुत करें। बाबा साहब का काम उसको समेट करके एक प्रारूप देना था। इन्होंने बना दिया था और वो कहा भी था कि इसमें कोई संशोधन नहीं कर सकते, अगर आपको है अंडरलाइन कर दो, वो उस पर विचार होगा। परामर्श शाखा तथा शिल्पकार समिति क्या थी? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार सर बी.एन. राव को नियुक्त किया गया था। सर बी.एन. राव ने संविधान के लिए बुनियादी प्रारूप तैयार किया था, जिसमें 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां थी, जैसा बताया गया। इसी मुख्य प्रारूप की ड्राफ्टिंग कमेटी को परीक्षा करनी थी। बाबा साहेब अम्बेडकर ने इसमें से न कुछ कम कर सकते थे और न कुछ जोड़ सकते थे। ये उस पर निर्देश था। सर बी.एन. राव द्वारा तैयार किया गया 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियां वाला प्रारूप तथा संविधान सभा द्वारा पारित किए गए प्रस्ताव से ये सामग्री कर 24 अक्टूबर 1947 को प्रारूप ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष बाबा साहेब को प्राप्त कराई गई थी, इस आशय के साथ कि वो इस सामग्री को संविधान का अंतिम मसौदे का स्वरूप दें, अर्थात संविधान का अंतिम प्रारूप बना दें। बाबा साहब ने संविधान के अंतिम प्रारूप को 21 जनवरी 1948 को संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद तथा संविधान सभा के सभी सदस्यों को एक एक प्रति हस्तांतरित कर दी थी, इस दिशा निर्देश के साथ कि इसका सभी सदस्य विधिवत अध्ययन करें, जो भी संशोधन चाहते हों उन्हें भी नोट बनाकर संविधान सभा में प्रस्तुत करें। ये बाबा साहब ने किया। बाबा साहब धनी प्रसाद जी, मैं आपसे हम और भी सवाल जवाब करेंगे। इससे पहले मैं थोड़ा सा मोहम्मद लुकमान खान सर का भी प्रतिक्रिया ले लेता हूं।
उसके बाद में फिर चलो धन्यवाद। हम जी चलिए मोहम्मद धन्यवाद। लुकमान सर, मैं चाहूंगा डॉक्टर साहब कि आज के इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर, चूंकि संविधान दिवस को देश और दुनिया में बाबा साहब के इस संविधान को याद कर रहे हैं, और आज की परिस्थितियों पर जो संविधान की एक स्थितियां एक हैं। एक मिनट जी मैं बोलूंगा और बस। देखिए, हाँ इन सब अध्ययनों के जो बाकी हैं, 2 दिसंबर 1953 को राज्यसभा में संविधान को जलाने की धमकी दी थी बाबा साहेब ने। देखिए, जी ये डिबेट में पढ़िए, डिबेट में मैं डिबेट की बात ये सारे हैं। बाबा साहब ने खुद कहा था, अगर ऐसा होता तो ये बहुत सी चीजें हैं हम लोग अध्ययन नहीं करते, और बाबा तभी आज जो संविधान की अवहेलना हो रही है। चलो, जय भीम, नमो बुद्धा। चलिए सर, आपकी बात सुनते हैं। जी जी, हम आपके पास और लौटेंगे और आपकी बातें और भी हम रखेंगे आज के इस प्रोग्राम में। तब तक मैं डॉक्टर साहब की प्रतिक्रिया लेता हूँ। सर, पहले तो आप हमारे इस प्रोग्राम में पहली बार आए हैं, और आप अपना पूरा परिचय दें हमारे दर्शकों के लिए। जी, बहुत और अपनी बहुत बात बहुत रखें। शुक्रिया। जी बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इनवाइट किया। और जी मैं बेइंतहा खुश हूँ कि मुझे संविधान के बारे में, एक तरह से मैं स्टूडेंट हूँ, मैं विद्यार्थी हूँ, और मैं बुनियादी तौर पे बेसिकली मैं साइंटिस्ट हूँ। तो जी मेरी पूरी जिंदगी जो है वो रिसर्च में और साइंस में ही गुजरी है। जी तो चूंकि मैं थोड़ा सा, जैसे आपने कहा कि मैं थोड़ा अपने आप इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। जी हाँ, मैं एक, अब तो बड़ा गांव हो गया, टाउनशिप हो गई, मैं यहीं से पढ़ा हूँ। और मेरा जो बैकग्राउंड है वो रूरल बैकग्राउंड है, और जी आई एम बेसिकली फ्रॉम द फार्मर्स फैमिली। जी और मेरे पेरेंट्स जो है वो फार्मर भी हैं, और मेरे फादर जो है वो प्रिंसिपल थे, वो एजुकेशनिस्ट थे। तो जी शायद उसी वजह से मैं थोड़ा आगे निकल पाया, और मैं अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में 1969 में एडमिशन लिया। और प्री यूनिवर्सिटी क्लास होती थी, फिर वहीं से प्री मेडिकल, बीएससी ऑनर्स, एमएससी, एमफिल, पीएचडी, पोस्ट डॉक्टरेट किया। फिर उसके बाद मैं पूल ऑफिसर रहा, और वहां से फिर मैं हिमाचल प्रदेश में असिस्टेंट साइंटिस्ट हो गया जी 1985 में। फिर वहीं होते होते मैं साइंटिस्ट, सीनियर साइंटिस्ट, फिर प्रोफेसर, जो भी आप समझ सकते हैं, सीनियरिटी पे रहा। इसी बीच में फिर मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर रहा, रामपुर। और जी फिर वहां से वापस सोलन चले गया। सोलन से मैंने दोबारा से जब गया तो 2014 में रिटायरमेंट हो गया। फिर अलग अलग रिटायरमेंट के बाद फिर इत्तेफाक से डायरेक्टर जनरल रहा, और एक लिंगियाज यूनिवर्सिटी फरीदाबाद में फिर वाइस चांसलर रहा। हम्म। और ड्यूरिंग माय रिसर्च कैरियर कहिए तो कुछ बुक्स में चैप्टर्स लिखे, और तकरीबन 100 से ज्यादा रिसर्च पब्लिकेशन नेशनल इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश किए। जी और जी मेरा जो सब्जेक्ट है वो लाइफ साइंस है, निमेटोलॉजी का स्टूडेंट हूँ मैं। और 41 साल से मैं टीचिंग में और यूनिवर्सिटी में ही रहा, जो भी आप समझ सकते हैं। जी जी तो अब चूंकि जो हालात हैं मुल्क के, जो हम देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो ये किसी से छिपे हुए तो है नहीं, सब चीजें साफ हैं, आईने की तरह है। अब इसमें चूंकि आज 26 तारीख, कल जो था संविधान दिवस है, और अब थोड़ा सा मैं पढ़ना शुरू किया संविधान के बारे में। जैसे जैसे जी आप समझ सकते हैं कि हर एक आदमी का फील अलग होता है। मैं लॉ का स्टूडेंट नहीं हूँ, अलबत्ता मेरे फादर खुद लॉ के स्टूडेंट रहे हैं। 1957 में उन्होंने एलएलबी किया, जब शुरू शुरू में एलएलबी इंडिया में आया। तो कभी उनसे ऐसा हमने कभी शेयर नहीं किया, चूंकि सबका डिसिप्लिन और सबकी लाइन ऑफ कैरियर सबका अलग ही होता है, सबका इंटरेस्ट अलग होता है। लेकिन अब जैसे जो मैं पब्लिक लाइफ में आया हूँ, सोशल जो गैदरिंग्स हैं, या आई एम नॉट बेसिकली पॉलिटिकल मैन, बट आई बिलीव इन कि जो मैं समझता हूँ अपनी इंडिया में, अपने लोगों में किसी भी तरह से प्रेम भाव का वो इंसाइट करूं, मतलब बढ़ावा दूं उसके लिए। तो आई ऑलवेज स्टैंड माई सेल्फ एंड कीप माई सेल्फ स्टैंडिंग फॉर द पीस, love and harmony. And I basically the very strong
worker, for the people to get united for the better India, for the development of the India. तो डेवलपमेंट ऑफ इंडिया कब आएगा, कैसे आएगा, ये मेरी अपनी सोच है। वो ये है कि जब सबको संविधान के तहत, अंडर द कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स एंड राइट्स एंड रेगुलेशंस, सबके जो सोशल एंड फंडामेंटल राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड हों। और संविधान के सही मानों में अगर हम उसकी परिभाषा के अलावा एग्जीक्यूशन की बात करें, तो जो एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, जो कोर्ट्स हैं, जो भी कोर्ट्स हैं, आप समझ सकते हैं, स्टेट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, स्टेट कोर्ट, सेंट्रल जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, अगर उसमें कोई भी गरीब से गरीब और अमीर से अमीर सबके लिए लॉ बराबर हो और सबको इंसाफ मिले, तो उस मुल्क में, खासतौर पे हमारे मुल्क में, जो पीस इंडेक्स है, जो हैप्पीनेस इंडेक्स है, वो इसी पे जो है बेस करता है, निर्भर करता है कि उनके जो राइट्स हैं, जो उसका पूरा पूरा उसको बेनिफिट्स मिले। और लॉ ऑफ लैंड जो है, मेरी राय में, जो मैं दिस इज माय प्राइवेट ओपिनियन, दैट एवरीबडी शुड गेट द जस्टिस। और जस्टिस जब सबको मिलेगा और उसमें पीस प्रिवेल करेगा, और जब पीस प्रिवेल करेगा तो वर्किंग जो कल्चर है वो बढ़ेगा और देश में उन्नति आएगी, खुशहाली आएगी, और एक जो है इंटरफेथ का जो कॉन्सेप्ट है वो भी डेवलप होगा। जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजंस हैं अलग अलग पैरा में, जो हम सब जानते हैं। मैं इतना चूंकि इतना गहराई से जो अभी निशात साहब ने बताया, वो मेरे लिए तो बहुत ही जबरदस्त एक इंफॉर्मेशन है कि अब मैं उसको और इंटरेस्ट लेके पढ़ूंगा, देखूंगा। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी, अलबत्ता दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में मुझे 3-4 बार वहां पर लेक्चर देने का मौका मिला, पब्लिक मीटिंग में, सोशल गैदरिंग में, और जो डिप्टी स्पीकर हाउस है। लेकिन अब आप समझ सकते हैं कि जो निशात साहब बात करते हैं वो मेरे लिए बिल्कुल नई चीज है और बेहतरीन इंफॉर्मेशन उन्होंने दी। लेकिन बस मैं कंक्लूजन में यही कहूंगा कि जब लॉ ऑफ लैंड, जो बिल्कुल यूनिवर्सल जो ट्रूथ है, वो यही है कि हर इंसान खुशहाल होगा, तो वो तभी होगा जब उसको सिक्योरिटी होगी, हर तरह की सिक्योरिटी होगी, कॉन्स्टिट्यूशनल सिक्योरिटी होगी, और उसके अलावा सोशल सिक्योरिटी होगी। और दूसरी बात ये कि लॉ एंड इन्फोर्समेंट के तहत उसके जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसका वो अंडर प्रोटेक्शन फील करेगा, तो he will work for the better development of the India. And we basically all of us believe in कि our country is really great. अगर मैं साइंस के हिसाब से कहूँ तो पूरी दुनिया में मैं बहुत देखा है, और हर एक दुनिया में कंट्रीज का आप देखेंगे कि कहीं ठंड है, कहीं जो है स्नोइंग होती रहती है, कहीं सिर्फ पहाड़ है, कहीं रेगिस्तान है, कहीं पानी नहीं है, वहाँ 1-2 अनाज पैदा होते हैं। लेकिन ये कितनी जबरदस्त बात है कि मैं चूंकि एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के स्टूडेंट हूँ, से एतबार से मैं बात कर रहा हूँ कि हमारा एक ऐसा मुल्क है तन्हा, जिसमें ये हमारा पूरा ही है एशियन मुल्क में, जिसमें बांग्लादेश भी है, पाकिस्तान भी है, इंडिया ही है, जो हमारा ग्रेटर भारत की जी हम बात करते हैं, ये दुनिया में सबसे अनोखा है। यहाँ हर एक महीने में 3-4 जो है फ्रूट क्रॉप्स आती हैं। अभी ये जो फल आ रहे हैं वो फल जाएंगे नहीं, तब तक दूसरे फल ऐड हो जाएंगे। इस तरह से 12 महीने में नए नए तरह की फसलें, अनाज, देखिए किसी मुल्क में 2 अनाज हैं, किसी में 3 अनाज होते हैं, कहीं 4 होते हैं। हमारे मुल्क में कितनी फसलें, 48 तरह की जो है फसलें होती हैं, और 40 से 45 तरह के जो है हमारे यहाँ फल हैं, अलग अलग मौसम में आते हैं। और खुदा ने हमको कितनी जबरदस्त चीजों से नवाजा है, हम उसका शुक्र नहीं करके आपस में तनाव पैदा करते हैं, झगड़ते हैं, और उधर जो कहते हैं ना कि खुदा को भूल गए लोग फिक्र रोजी में, ख्याल रिज्क है रज़ाक का ख्याल ही नहीं। जो रज़ाक है, जो सबको रिज्क देते हैं, उधर ध्यान ही नहीं है। वी आर नॉट थैंक्सफुल टू अवर ऑलमाइटी गॉड। बेसिकली जब हम लोगों को इतनी सारी चीजें ऊपर वाले ने नेमतें दी हैं, तो कुल मिला के हम ये सोचें कि कितना अच्छा मुल्क है, कितना खूबसूरत मुल्क है हमारा। इसको खूबसूरत बनाने के लिए हमको हर तरह से, चाहे वो किसान हो,
चाहे वो शिक्षक हो, चाहे वो इंजीनियर हो, डॉक्टर्स हो, अपने अपने फील्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन आखिर में जो भी इसमें खराबियां हैं, जो भी है, वो अंडर जो है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन के तहत ही जो है वो बेटर हो सकता है। बाकी जो इसके विद्वान हैं, जो जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, दे नो बेटर कॉन्स्टिट्यूशन एंड द लॉ एंड इन्फोर्समेंट। वो मेरा सब्जेक्ट तो नहीं है, लेकिन बीइंग ए सीनियर सिटीजन आई कैन से कि we are basically so fortunate that we are the son of our beloved country, and we should think forward for the development and the peace in our nation. Basically, this is my few words which I feel, क्योंकि मैं आप लोग को जो स्टडीज है लॉ के ऊपर, कॉन्स्टिट्यूशन पे उतना मैं नहीं जानता, अलबत्ता मैं अब पढ़ना शुरू करूंगा। बस मैं तो एक सिंपल, एक जनरल सिटीजन की तरह ये कहूंगा कि हमारा देश, हमारा परिचय यही है कि हम लोग आपस में एक दूसरे के रिलीजन की, धर्म की जो है ना, उसको उसकी रेस्पेक्ट करें, जैसा है वैसे ही करें, और न कोई सुपीरियर है न कोई इंफीरियर है। एक अच्छा हिंदू हिंदू बने, एक अच्छा मुसलमान बने, एक सिख और ईसाई अपने अपने मजहब पे चल के, और वो दूसरे का उसमें ये कहूंगा कि उसमें कोई सुपीरियर नहीं है, कोई इंफीरियर नहीं है, एवरीबॉडी इज इक्वल। एक दूसरे का रेस्पेक्ट करें और एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत भाव से रह के चलें। कॉन्स्टिट्यूशन भी यही कहता है कि वी आर ब्रदर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, वी आर ब्रदर इन द नेशन। बेसिकली my I think these my words is better keep out for the for the acceptance as such which I speaks, कि मैं तो ये समझता हूँ, मेरी तो सिंसियर फीलिंग ये है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने बहुत ही संजीदा बातों को रखने की कोशिश। हम आपके पास फिर से लौटेंगे। हमारे साथ राजेंद्र बंजारे साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं, सुन रहे हैं। बंजारे सर, आप संविधान दिवस के अवसर पर, जैसा कि अभी दो मेहमानों ने हमारी इस चर्चा पर भाग लेकर अपनी बातें रखी है, मैं चाहूंगा कि आप भी अपनी बात रख के अपनी आवाज को इम्यूट करें। बंजारे जी, स्वागत है। हाँ सर, जय भीम। मैं ज्यादा समय तो नहीं दे पाऊंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप संक्षिप्त में कोशिश करता हूँ। जी जी सर, हमारा देश जिसे हम भारत देश के नाम से जानते हैं, ये लगभग ब्रिटिश के गुलामों में, भारत जो गुलाम थे लगभग 346 साल रहे। तो भारत अंग्रेज को गुलामी से स्वतंत्र हुए लगभग 347 साल में बताया था। तो भारत की जब स्वतंत्र हुआ तो हमारा देश लगभग 552 जी, अपनी बात रखें, आवाज आ रही कहीं से जी। वो थोड़ा सा 552 रियासतों में बटी हुई, उन सबको एक ही सबसे बड़ी और कहीं से आ रहा है, पर मेरे यहाँ से नहीं आवाज। अच्छा, धनी प्रसाद जी, आपके यहाँ से आवाज आ रही है कहीं से? चलो ठीक है, दोबारा कोशिश करें जी। भारत देश जो है उस समय जब स्वतंत्र हुआ तो 552 रियासतों में लगभग बटी हुई थी। ये रियासत अलग अलग क्षेत्रों में, कुछ भाषा के नाम से बटी हुई थी, कुछ भौगोलिक स्थिति के नाम से बटी हुई थी, कुछ जो है ये राजेंद्र जी, आवाज आपके यहाँ से कहीं से आ रही जी। तो ब्रिटिश शासन से हमें स्वतंत्र भारत को 1947 में मिला, 15 अगस्त 1947 को। और हमारे देश को दो भागों में बटा, जिसको हम पाकिस्तान और भारत कहते हैं, और कुछ लोग इसको हिंदुस्तान भी कहते हैं। तो सबसे बड़ी हमारी समस्या थी कि अंग्रेज ये चाहते थे स्वतंत्र होने के पहले अपनी संविधान बनाए भारत और पाकिस्तान,
तो पाकिस्तान का उनकी अलग समस्या था, हमारी समस्या तो बहुत सारे रियासतों में बटी हुई थी। इसलिए हमारी समस्या को बहुत हमारे जो देश को आजाद करके उन लोग बहुत चिंतित थे कि हम देश का संविधान कैसे बनाएं, क्योंकि अंग्रेज ये चाहते थे कि जब तक आपका संविधान के प्रारूप तैयार नहीं होगा तब तक हम देश को आजाद नहीं कर सकते। ऐसा था। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ये भी चाहते थे कि हमारे देश का संविधान भी बनना चाहिए, तभी हमें एक अच्छा शासक मिल जाने से हमें हमारी कुछ जो दबे कुचले लोग हैं उनको अच्छा से विकास हो, ऐसा उनका मानना था। तो इस प्रस्तावना को अंग्रेजों ने स्वीकार किया और ऐसा ही किया। और 9 मई 1946 के हमारे संसद के सेंट्रल हॉल में एक संविधान सभा की मीटिंग हुई। तो उस मीटिंग में एक प्रारूप संविधान सभा का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को रखा गया अस्थायी रूप से, और इस संविधान बनाने के लिए प्रारूप समिति का जो है डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को रखा गया और उनके सहयोगी भी थे। इन सहयोगों के द्वारा एक तरह से कुछ लोगों का था, एक समूह था, क्लियर तो नहीं कर 7 लोगों का था। तो ये 6-7 लोग में थे, कुछ लोग दिल्ली से बाहर थे, कुछ लोग बीमार थे, कुछ लोग और किसी कारण से नहीं आ पाते थे। तो पूरी जवाबदारी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को आ पड़ी। तो वो बड़ी चिंतित थी कि कैसे हम इस संविधान के प्रारूप को तैयार कर पाए। तो फिर भी डॉक्टर बाबा साहब ने अथक मेहनत करके 2 साल 11 महीना 18 दिन में पूर्ण कर पाए। और ये संविधान, हमारा भारत का संविधान हिंदी और अंग्रेजी में एक हस्तलिखित था। बाद में उसे कैलीग्राफी के रूप में उसको किया गया। और ये उस समय जब हमारा संविधान तैयार हुआ तो लगभग 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूची और 22 भाग थे। ये अभी वर्तमान में सर ये जो बता रहा हूं मैं अभी हमारे हैं, पर निर्माण के समय 395 अनुच्छेद और 22 भाग और 8 अनुसूचियां थी। लगभग 26 नवंबर 1900 क्या बोलते हैं 49 जी 1949 को हम लोग अंगीकृत किए। डॉक्टर बाबा साहब ने संविधान सभा को अंगीकृत करने के लिए दिया गया। और इस तरह से हमारा जो संविधान जो है 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, जिसे हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस संविधान को जब लिखा तो लिखने वाले, कैलीग्राफी करने वाले थे प्रेम बिहारी राय थे, जो हिंदी और अंग्रेजी के बहुत ही मशहूर थे। इनका एक खानदानी पेशा था जो कैलीग्राफी करते थे। लिखने में लगभग सर इनको कैलीग्राफी करने में 6 माह लगा। और संविधान जो पुस्तक है उसका चित्रण करने में आचार्य नंदलाल बोस का चित्रण करने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। और राम और बाद में उसके जो राम मनोहर सिन्हा जी, इनके जो कैलीग्राफी का सहयोग जो करते थे, मतलब एक टंकन या कैलीग्राफी जिसको बोलते थे, उनका भी सहयोग किया गया। और इस मूल प्रति को हीलियम से भरे एक उसमें रखा गया ताकि उसकी जो कैलीग्राफी और प्रिंटिंग किसी भी तरह ना हो। तो इस तरह से सबसे बड़ी समस्या थी
ये 552 रियासतों को हम किस तरह से एकजुट कर सके। बहुत ही मुश्किल काम था। डॉक्टर बाबा साहब और अंग्रेजों के जो मुखिया थे, मान, ये तो ठीक से मुझे अभी याद नहीं आ रहा सर, उसका मान कुछ था उनका, तो उनका जो योगदान जो है उसने भी हेल्प किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल और इनको सबको सहयोग करके हमारे देश को बड़ी कठिनाइयों से संविधान बनाने के लिए एक संकलित प्राप्त हुआ सर। और ये सबसे बड़ी समस्या थी, ये यहाँ पास में कौन भाषाओं को कैसे एकजुटता में लाया। ये मीटिंग चल रही हाँ। थी वेबिनार में ना, बाहर से साथियों, काफी लोग। इस तरह से हम लोग जो है, ये भारत को सबसे बड़ी समस्या थी समानता, हम समान रूप से कैसे रहे। ये प्रस्तावना में है, मैं तो प्रस्तावना का भी हमारे साथी लोग को वैसे आज हमें पढ़ के सुनना चाहिए। मेरे पास अभी क्लियर प्रस्तावना नहीं है सर, मेरे पर याद भी नहीं है जी। बहुत शुक्रिया बंजारे जी, आप हमारे से जुड़कर अपनी बात रखने की कोशिश की। ये चाहता हूँ सर कि ये प्रस्तावना आप लोग दीजिएगा, ताकि हमें भारत तो हम कैसे संप्रभुत्वता और इनके जो फंडामेंटल अधिकार है ये कैसे हमको प्राप्त हो सके सर। मैं ये बस इतना ही बोल करके अपनी वाणी को विराम देता हूँ सर। जी बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ पूजा कमल और राकेश कोरी जी जुड़ गए हैं। कौन बकवास? हेलो हेलो हेलो, डॉक्टर साहब अपनी आवाज को म्यूट कर लें। डॉक्टर साहब अपनी आवाज को म्यूट कर लें। मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ, इस जब तक ये शोर खत्म हो जाए। डॉक्टर साहब अपनी आवाज को म्यूट करें, आपके यहाँ से आवाज आ रही है। हेलो जी हाँ, जी जी, अपनी आवाज को म्यूट करके रखें थोड़ा सा प्लीज। अब तो नहीं आ रही है? हाँ अभी बंद है, ठीक है, थैंक यू सर। हमारे साथ दो मेहमान और जुड़ गए हैं, पूजा कमल जी और कोरी साहब। मैं चाहूंगा कि वो भी संक्षिप्त में आज की इस परिचर्चा पर अपना परिचय देते हुए अपनी बात रखने की कोशिश करें। पूजा कमल जी और कोरी जी। राकेश कोरी जी हमें सुन पा रहे हैं? राकेश कोरी जी, पूजा कमल जी, आप अपनी आवाज को खोलें और हमारे साथ जुड़े। जी, सबसे पहले तो आपने जी बहुत शुक्रिया। हाँ जी, सबसे पहले तो उपस्थित हमारे प्रबुद्ध जन, आदरणीय सभी सम्मानित साथियों का को मेरा जय भीम, नमो बुद्धाय और जय संविधान। जैसा कि आज परिचर्चा हो रही, वैसे मैं कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाह रही हूँ, और मैं अभी इस विषय पे उतना ज्यादा मुझे जो है डीपली जानकारी नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं इतना पता है कि 26 जनवरी 1949 को हमारे संविधान आंशिक रूप से जो है अंगीकृत किया गया था, उसको पूर्ण रूप से नहीं लागू किया गया था। और ये 26 जनवरी 1950 को पूर्ण तरीके से लागू किया गया था, अंगीकृत किया गया था। तो जो अभी संविधान की बात चल रही है कि ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 26 नवंबर को हमारे संविधान का निर्माण हुआ था और ये बन के जो है तैयार हुआ था और सौंपा गया था। तो आज तक मैंने ये देखा है और कुछ पता भी चला है कि अभी तक कोई भी हमारे देश में संविधान दिवस नहीं मनाता था, और संविधान दिवस जो है नहीं मनाता था। और ये कुछ समय से जो है जब लोग जागरूक हुए और इतिहास को जानने लगे, तो हम संविधान दिवस को एक अहम दिन के रूप में मनाने का प्रयास किया। और इसी के तहत एक जो आज की व्यवस्था है, जो आज के दौर में जो चीजें चल रही हैं, इनका जो है शुरुआत काफी पहले से ही चल रही है।
तो इसी के तहत हम सभी को याद होगा कि 26 नवंबर को एक हमला कराया गया था मुंबई में, जिसके तहत कि हम जो है इस चीज को भूल के दूसरी तरफ डाइवर्ट हो जाएं और जो है हम जो है इस दिन को उन जो लोग शहीद हुए हों उस आतंकी हमले में, उनको हम याद करें और संविधान दिवस को जो है हम निग्लेक्ट कर जाएं। लेकिन ये हमारे लिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी जिन चीजों से हमें आज जो है यहाँ पे बैठने का या बोलने का या अपनी बात कहने का मौका मिल रहा है, इस पवित्र ग्रंथ के इस अहम दिन को हमें बहुत जो है अहम तरीके से जो है मनाना चाहिए। संविधान दिवस के साथ साथ हमें संविधान दिवस पे अहम चर्चाओं के साथ साथ संविधान को उतना ही इम्पोर्टेंस देना चाहिए, क्योंकि जब तक हम संविधान को नहीं पढ़ेंगे तब तक हम संविधान दिवस के बारे में नहीं जान सकते। तो ये सब जो है बहुत जरूरी है। और उसके अलावा जो है मैं तो ये इतना जानती हूँ कि संविधान अगर पूरा भी ना पढ़े इंसान तो एक बार उसकी प्रस्तावना को, प्रियम्बल को अगर पढ़ लेता है तो संविधान का पूरा निचोड़ जो है उसमें छिपा हुआ है। और ये हमारे महापुरुषों का, खासतौर से बाबा साहब का इतना बड़ा एहसान है कि उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दांव पे लगा के हम लोगों के लिए इतना सब कुछ करके गए, और फिर भी आज हम संविधान के लिए लोगों को जो है जागरूक करते हैं। तब लोग जो है सोचते हैं कि यार ये संविधान क्या चीज है, मतलब इसमें भी कुछ है, क्योंकि बड़ी आसानी से हमें सारी चीजें मिल गई हैं। तो हम इस चीज पे जो है चर्चा नहीं करना चाहते हैं, जबकि जरूरी यही है कि जैसे अभी सरकार ने घर घर तिरंगा का जो नारा लगाया था, ऐसे ही अगर संविधान दिवस पे घर घर अगर संविधान का जो है प्रचलन कर दे, तो मुझे लगता है कि हम सबको जो है ये मीटिंग की और जो है हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं कि आने वाली जनरेशन को जो है आगे कैसे बढ़ाया जाए, कैसे उनको जागरूक किया जाए, तो इन सब चीजों का समाधान हो। तो इसी के साथ मैं आप सभी को बहुत बहुत जी, बहुत शुक्रिया पूजा कमल जी, आपने बहुत ही पॉइंट को कोट करते हुए आज के इस चर्चा पर अपनी बात रखने की कोशिश की है। हमारे साथ राकेश कोरी जी जुड़े हुए हैं। राकेश कोरी जी हमें सुन पा रहे हैं तो अपनी आवाज को खोले और स्क्रीन पे आए। राकेश कोरी जी कहाँ से हैं आप? राकेश कोरी जी हमें सुन पा रहे हैं? बहरहाल राकेश कोरी जी का हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। मैं आज की इस परिचर्चा पर फिर से धनी प्रसाद जी के पास मैं जाना चाहूंगा। धनी प्रसाद जी, जैसा कि अभी डॉक्टर मोहम्मद लुकन साहब ने अपनी बातें रखी, पूजा जी ने रखी है, तो मैं आज के इस परिचर्चा पर चाहूंगा कि एक सारांश के रूप में हमारा समय भी नजदीक आता जा रहा है, तो मैं आपसे चाहूंगा कि दोबारा फिर से आप आज की इस परिचर्चा पर एक सारगर्भित विचार रखने की कोशिश करें संविधान दिवस के अवसर पर। धनी प्रसाद साहब। धन्यवाद। देखिए, हमें हमारा संविधान है जिसे देश चलता है और संविधान दिवस मनाया जाता है। बहुत सी चीजें ऐसी मनाई जाती हैं जिसके विषय में हमें जानकारी नहीं होती है। बहुत से ऐसे धार्मिक त्योहार मनाए जाते हैं जिसके विषय में हमें जानकारी नहीं होती है। बहुत से लोग उस रास्ते पर जा रहे हैं, मैं भी चला जा रहा हूं, देखी देखा होता है। गतोनुगत को लोग देखी देखा करते हैं इस देश में। हमारे संविधान में मूल अधिकार, फंडामेंटल राइट शब्द का प्रयोग किया गया है, परंतु यह स्पष्ट नहीं किया गया कि ये अधिकार राज्य के या जनता के, इसलिए इनको समझने में उलझन होती है। अतः इनको समझने का प्रयास करना चाहिए। इनका निर्माण कैसे हुआ, ये भारत की वंचित जनता के कितने हित में है। 24 जनवरी 1947 संविधान सभा में मूल अधिकार एवं अल्पसंख्यक समुदाय कमेटी का गठन किया था। इसके अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। इसमें 54 सदस्य थे। बाबा साहेब अम्बेडकर इस कमेटी के सदस्य नहीं थे। जो हकीकत है वो मैं बता रहा हूँ। 29 अप्रैल 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इस कमेटी की रिपोर्ट संविधान सभा में प्रस्तुत की। उन्होंने कहा कि एडवाइजरी सब कमेटी के मूल अधिकारों को 2 भागों में विभाजित किया गया है।
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा प्रथम भाग न्यायिक शक्तियों से परिपूर्ण है। प्रथम भाग न्यायिक शक्तियों से परिपूर्ण, इसे न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। ये संविधान में अनुच्छेद 12 से 35 तक है। दूसरा भाग राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के नाम से संविधान के भाग 4 में रखे गए हैं। इनकी संख्या अनुच्छेद 36 से अनुच्छेद 51 है तक है। इनका अनुपालन राज्य की इच्छा शक्ति पर निर्भर करता है। राज्य सरकारें चाहें तो इनका अनुपालन करें या चाहें तो न करें, अर्थात कोई प्रतिबद्धता नहीं है। ये देखिए, ये सारे लोग और स्पष्ट लिखा भी है उसमें, जो लोग अध्ययन करते हैं तो उनको पता चलता है कि यार ये तो डाला गया है, लेकिन ये राज्य सरकार चाहे तो करे या न करे, ये उससे कोई प्रतिबद्धता नहीं है, संविधान में लिखा गया है। इसको इनको प्राप्त करने के लिए न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। हमारे संविधान में मूल अधिकारों की कोई परिभाषा नहीं दी गई है। मूल अधिकार किसे कहते हैं? जैसे फंडामेंटल मूल अधिकार होता है, कई चीजें हैं उसमें डिफाइंड है, लेकिन वो डिफाइंड किस काम की जिसको हम चैलेंज नहीं कर सकते। हमारे संविधान नागरिक अधिकारों की न कोई परिभाषा है न कोई अधिकार है जो होना चाहिए थे। बाबा साहब अम्बेडकर ने मूल अधिकारों के विषय में क्या कहा? अब आप देखिए, फंडामेंटल राइट की बाबा साहब की वर्डिंग है। 4 नवंबर 1948 संविधान सभा में संविधान के अंतिम मसौदे पर अपने विचार देते हुए मूल अधिकारों के विषय में कहा कि ये राज्य के कानून ही है, अन्य कानूनों की तरह इनमें कोई मौलिकता नहीं है। बाबा साहब कह रहे हैं। अगर ये किसी को डाउट हो तो उनके जो उसमें डिबेट हुआ था उसमें कमेटी में, संविधान सभा में, तो वो जरूर पढ़ना चाहिए। हमें पता चलता है कि वार हकीकत क्या है। न्यायाधिपति जस्टिस सुब्बाराव ने मूल अधिकारों के विषय में कहा कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967 मूल अधिकार नैसर्गिक और अप्रतिदेय अधिकार होते हैं, अर्थात ये स्थानांतरित या बदले जा सकते हैं। देखिए उसमें लिखा है, इंग्लैंड में मूल अधिकार वे अधिकार कहे जाते हैं जो बिल ऑफ राइट द्वारा जनता ने स्वीकार किए। न्यायाधिपति श्री भगवती ने मेनका गांधी बनाम भारत संघ के संदर्भ में हमारे मूल अधिकारों के बारे में कहा, ये मूल अधिकार इस देश की जनता द्वारा वैदिक काल से सजोए गए आधारभूत मूल्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं और वे व्यक्ति की गरिमा का संरक्षण करने और ऐसी दशाएं बनाए रखने के लिए परिकल्पित हैं। इनमें हर एक मानव अपने व्यक्तित्व का पूर्ण विकास कर सकते। ये आधारभूत ढांचे के आधार का एक ताना बाना चुनते हैं। ये बहुत से लंबी चीजें हैं, बहुत से उस पर डिबेट है, बहुत से जो चीजें हैं हमारे जितना डिबेट आया है उस पर, तभी ना बाबा साहब ने 1953 में बोला था कि ये अच्छा, उसमें राज्यसभा में ये संविधान जलाने लायक, बाबा साहब कोटिंग है, डिबेट में बाबा साहब ने बोला। और बालूम 13-14 के पेज नंबर हम भूल गए, उसमें आप पढ़ो, उसमें है बालूम में बाबा साहब ने लिखा है। अब तो पहले धनी प्रसाद जी, मैं 1 मिनट आपसे इसी सवाल को लेकर फिर से आपसे पूछना चाहूंगा कि बाबा साहब की ऐसी मंशा क्या रही है जो उन्होंने ऐसा बोलने के लिए मजबूर हुए? क्या रीजन मानते हैं? नहीं, मंशा ये रही कि जो इसमें प्राविधान होना चाहिए। देखिए, बाबा साहब को तो एक तरह से ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया गया बाबा साहब को। बाकी चीजें बना करके उनको दे दी गई, तो बाबा साहब अब उसमें बदलाव नहीं कर सकते थे, कोई जोड़ नहीं सकते थे। ये हिमायत दी गई थी क्योंकि अध्यक्ष तो राजेंद्र प्रसाद थे जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, सुब्बाराव थे। तो ये बाबा साहब को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन, यानी जितने चीज लिखे गए सारे इकट्ठा जोड़ करके एक संविधान का प्रारूप देना था बाबा साहब को। उसमें ना कोई जोड़ सकते थे ना घटा सकते थे।
ये डिबेट में है, बाबा साहब ने खुद इस पर असर, इसीलिए बाबा साहब ने ये वक्तव्य दिया था उन्होंने कि ये संविधान 2 सितंबर 1953 को, बताइए संविधान, ये प्रतिक्रिया क्यों दिया बाबा साहब ने? ये सारे हैं, मौलिक अधिकार तो दिया है, लेकिन मौलिक अधिकार क्या है आप चैलेंज नहीं कर सकते उसको कि हमें क्यों नहीं मिला, राइट टू एजुकेशन हमें क्यों नहीं मिला, आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। राइट टू फूड हमें नहीं मिल रहा है, आप कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते। कौन सा संविधान में है? ये सब बाबा साहब इसी प्रतिक्रिया को उन्होंने अध्ययन किया है ना कि ये सब बना हुआ है, केवल एक ढांचा बना है, लेकिन उसके इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, कानूनी वैधता क्या हो सकती है, कुछ है कानूनी जो जस्टिस न्यायालय वाला है वो तो है, चैलेंज हो सकता है, बिल्कुल स्पष्ट है उसमें। तो बाबा साहब उससे नाखुश हुए कि ये क्या चीज है, वर्णन है वो राज्य सरकार के ऊपर है, राज्य सरकार करे या न करे उसकी कोई वैधता नहीं है, तो कौन सा कानून है भाई? ये हर आदमी स्टडी करेगा, देखेगा कि यार ये तो ये केवल धारा है, उनकी मर्जी है, प्रशासन जो बाबा साहब इसी ने कहा था संविधान तो बहुत बढ़िया है, लेकिन चलाने वाले अगर बढ़िया है तो अच्छा माना जाएगा, नहीं तो गलत माना जाएगा, यानी इसमें लूज पॉइंट है। तो वो आज हो रहा है, आज हो रहा है। तो ये सब चीजें हैं। हम लोग तो हम भी जैसे हमारे डॉक्टर साहब आए हुए हैं, उनका स्वागत है, हम भी टेक्निकल आदमी हैं, साइंस के स्टूडेंट हैं, लेकिन हमने काफी स्टडी किया, हमने बार बार स्टडी करते रहते हैं यार हमें क्या चीज है संविधान, संविधान हम चिल्लाते रहते हैं, हम क्यों नहीं कोर्ट में चैलेंज करते, क्यों नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। तो ये कई चीजें हैं। अब ये देखिए EWS को हमने खुद पील डाली है कि इसको स्टे करो। सुप्रीम कोर्ट जो ने ये पहली जब बैठक हुई तो उसमें सुनवाई में उसने कहा स्टे नहीं करेंगे, विवेचना करेंगे। अब तो कोर्ट ने डिसीजन दे दिया, इसको एकदम कानूनी मान्यता दे दी, लेकिन ओबीसी का सबसे ज्यादा जनसंख्या वाली आबादी को तुरंत स्टे किया, बाद में क्रिमिनल लगाया, विवेचना हुई, क्या क्या हुआ। तो ये है ना, आप वर्तमान में जो कार्य प्रणाली है वो देखो आप, है तो ये कितना अन्याय आप हो रहा है कि एक बलात्कारी 9 बलात्कारियों को 15 अगस्त पर छोड़ करके उनको माला पहनाया जा रहा है। अब देखो आप, बलात्कारी होता है, उसको फांसी देना चाहिए तो उसको माला डाल करके उसका स्वागत कर रहे हैं। एक घड़ा छू दिया बच्चा, उसको मार दे रहे हैं, घरे फोड़ दो, लेकिन नहीं, बच्चे को मार दिया। क्या हो रहा है? कौन वो लोग हैं, कौन इस तरह से कर रहे हैं? तो ये जब सब चीजें आप विश्लेषण करेंगे, एक लड़की को 2:30 बजे रात को जला दे रहे हैं और धड़ल्ले से कह रहे हैं ये प्रेम का मसला, डीजीपी कह रहा है, डॉक्टर कह रहा है ये प्यार का मसला है। वो तो जब जनता उसके साथ लड़की की आई है तब वो FIR दर्ज हुआ। ये है कानून साहब। ये देखो, आपके साथ कोई अगर लोगों की हजूम नहीं है तो वो इम्प्लीमेंट कानून कैसे कर सकते हैं? दरोगा में जाता है FIR करने, उन्नाव में वही मार देते हैं पुलिस वाले उसके लड़की के बाप को। क्या करता हमारा कानून? ये देखिए, ये हम लोगों को बड़े समीक्षा करनी पड़ेगी, बहुत गहराई से स्टडी करनी पड़ेगी। और अगर इंसानियत, मानवता, भाईचारा लाना, सेकुलर लाना है तो हमें इंसान को इंसान मानना पड़ेगा। हर आदमी इंसान है, धर्म बाद में आता है, इंसान पहले आता है। अगर ये भावना हमारे अंदर नहीं है तो संविधान की जय जयकार करने से कुछ होने वाला नहीं है। चलिए, हम बहुत लंबा टॉपिक है और टाइम हो गया है। जी बहुत शुक्रिया धनीय प्रसाद जी। आज के चर्चा का हमारा समय भी नजदीक हो चुका है। मैं लास्ट कमेंट के रूप में सभी मेहमानों से संक्षिप्त में अपनी बात रखने के लिए, आज के इस परिचर्चा पर अपनी बात रखने के लिए फिर से दोबारा रिक्वेस्ट करता हूं। डॉक्टर मोहम्मद लुकन साबकर वो आज के इस परिचर्चा पर अपनी ख्याल रखें। उसके बाद में पूजा जी और कोरी जी भी जुड़े हैं, वो कोरी जी की आवाज नहीं आ पा रही है, तो मैं चाहूंगा कि लास्ट कमेंट के रूप में हमारे साथ वो भी करेंगे। तो मैं इससे पहले
डॉक्टर साहब से कोशिश विनती करता हूँ कि वो आज के इस परिचर्चा पर संक्षिप्त में अपनी बात रखें सारांश में। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने अभी थोड़ी देर पहले जो बात की उसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि जो जो लॉ ऑफ लैंड है ना वो ऑनेस्टली वो लागू होना चाहिए। जी और दूसरी बात ये कि जो बॉडीज हैं, जो इन्फोर्समेंट बॉडीज हैं, दे शुड बी वेरी ऑनेस्ट इन डीलिंग विद द पब्लिक एंड सिविल राइट्स। और मुश्किल ये है कि हमारी जो पुलिस महकमा है, जो इनिशियल जो जहाँ से शुरुआत होती है, वो पुलिस जो है वो पॉलिसी के तहत काम करे, न कि वो किसी एक तबके की या किसी एक पार्टी पॉलिटिक्स के इन्फ्लुएंस में काम करे। उसको ऑनेस्टली काम करना चाहिए और उससे क्या होगा कि पब्लिक में उनके जो फेथ है वो डेवलप हो जाएगा। आज मैंने ये महसूस किया जो मैं कर रहा हूँ अभी, आई एम मोर देन 70 माई एज, कि बहुत सारे लोग जो है वो आउट ऑफ कोर्ट ही अपना जो है ना सेटलमेंट इसलिए करते हैं कि वो पुलिस से बचते हैं और वो चाहते हैं कि हम पुलिस के बीच में जाए ही ना, क्योंकि जो उनके जो कार्य करना, जो कार्य प्रणाली जिसे हिंदी में कहेंगे, वो थोड़ा जी उस पे उससे मेरे ख्याल से संतुष्ट नहीं है। बहुत लोग सेटिस्फाइड नहीं है और वो पुलिस से दूर रहना चाहते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि अगर कोई आदमी परेशान है, कोई मामलात है या एक्सीडेंट भी है, कुछ भी है, तो पुलिस के ऊपर उनका पूरा भरोसा होना चाहिए। और पूरा भरोसा तभी आएगा जब उनकी वर्किंग जो है वो बिल्कुल क्लियर होगी, ट्रांसपेरेंट होगी। और बाकी है ऐसे, या तो आप समझते हैं, हम सब भी जानते हैं कि सब तो लोग जो है भ्रष्ट नहीं है, या सारा महकमा का महकमा बिल्कुल ऐसा नहीं कि आवा का आवा ही बिगड़ गया है। विच आई अंडरस्टैंड कि मेजोरिटी ऑफ द पीपुल आर गुड, और इवन इन आवर कंट्री एज ए होल द साइलेंट मेजोरिटी इज ऑलवेज गुड। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उनके जहन में होगा जो बैक ऑफ माइंड में होगा, इसलिए वो बेचारे होंगे या कमजोर होंगे या जो भी होगा, हो सकता है उनको ही लगता हो कि मुझे हमें कानून से हमको वो नहीं मिलेगा, प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा, इसलिए शायद वो उसी माहौल में बेचारे दबे पड़े हैं। लेकिन मैं तो आज पहली बार ये अच्छी बातें सुन रहा हूँ और तो कोशिश करूंगा कि मैं उसको बार बार पढूं और समझूं उसको। लेकिन उसमें हम सब कुछ कहते हैं ना कि अकेला चना भार नहीं फोड़ता। जब एक एक मिलके बहुत सारे हो जाएंगे और सबकी ओपिनियन एक सी होगी, हो सकता है उसमें बहुत तब्दीली आए। और एक जी जरूरी बात जो मेरे में ये है कि हम समाज में आम तौर पे ये सुनते हैं कि भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर का संविधान, कानून, ये वो, मेरे ख्याल से ये मुनासिब नहीं है ऐसे सीधे सीधे कहना। अभी जैसे निशाद साहब ने बताया, जो मैं भी जानता हूँ कि वो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे, और जो भी हालात थे उस वक्त, जो जो उस वक्त के जो हमारे राजेंद्र प्रशांत जी थे या जो भी उसके मेंबर थे, वो वही थे जो उन्होंने बताया। तो आम तौर पे हम लोगों को ये भी नहीं कहना चाहिए कि भीमराव जी का या डॉक्टर अंबेडकर का कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान है, उसको हमको बचाना है। हमें तो यही कहना है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को, इन जो सही मानों में जो भी है, वो ऑनेस्टली वो इन्फोर्स में आए और अमल में आए और उसकी पूरी रक्षा हो और उसका पूरा ऑनर किया जाए। और ऑनर करने का मतलब है कि उस पर सही मानों में अमल किया जाए, तो सब लोग जो है शांत होंगे, शांति से रहेंगे। फिर दोबारा मैं कह रहा हूँ कि मुल्क में तरक्की और खुशहाली आएगी। बाकी जितनी भी तरक्की आ रही है, जो डीजीपी है उसमें और इजाफा होगा, फर्दर होगा। मेरा मतलब ये नहीं कि हम लोग बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं, तो वो आगे इसमें बहुत गुंजाइश है। कहते हैं ना कि आसमां से आगे जहां और भी हैं, यही थोड़ा ही ना है कि जो हम हैं तो वो बहुत है। ऐसा नहीं है, हमें दुनिया के हर अच्छे कंट्री से कंपटीशन करना है, ना कि हम आपस में नेबर्स के बातों को लेके हम उसी में उलझे रहे। हमें तो जो तरक्की याफ्ता मुल्क हैं उनके बराबर जाना है और उन जैसा बनना है। आपने भी सुना होगा, पढ़ा होगा, बहुत सारे कंट्री हैं कि जहाँ का हैप्पीनेस इंडेक्स जो है बहुत हाई है, हम उसमें बहुत पीछे क्यों हैं? और जो हमारे लोग हैं वो हताश क्यों हैं? नहीं होना चाहिए। और जो हमारी गवर्नमेंट है उस पर पूरा भरोसा रखें। गवर्नमेंट को भी चाहिए कि वो राजा और प्रजा को कॉन्सेप्ट डेवलप करें। वो राजा के लिए सब प्रजा बराबर होती है, बाप के लिए सब बेटे बराबर होते हैं। तो ये एक तरह की साइकोलॉजिकल फीलिंग है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ।
कि जब हम सबको गले लगाएंगे, सबको अपनी बाहों में लेके चलेंगे, तो सब लोग जो है वो उसमें फिर डेवलप होगा, सब लोग मिलजुल के काम करेंगे। और मैं जो आपसे अभी थोड़े कहा कि वह वी मस्ट वर्क फॉर द यूनिटी एंड इंटीग्रिटी फॉर डेवलपिंग द बेटर कंट्री। मैं तो ये कहूंगा संविधान का सही मानों में असल जो मकसद है, जो इसकी इम्पोर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, वो तभी नजर आएगी जब हमारे मुल्क में खुशहाली होगी, हर तरह से खुशहाली आएगी। बस जी इन्हीं अल्फाज के साथ बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे जी बुलाया, थोड़ा जी मौका दिया। जी थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मोहम्मद लुकन साहब अलीगढ़ से जुड़े हुए थे, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के एक्स वाइस चांसलर थे। बहुत नहीं बहुत नहीं शुक्रिया। आने वाला समय नहीं नहीं जी नहीं 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 नहीं, अलीगढ़ के नहीं। जी पहले तो जौहर यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर था जी रामपुर जी में, और हम्म, कुछ दिनों पहले लिंगियाज यूनिवर्सिटी फरीदाबाद। जी 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 अलीगढ़ से तो बहुत मैं पढ़ा हूँ, अलीगढ़ से मैंने अच्छा पीएचडी किया है, पोस्ट डॉक किया अच्छा है। जी 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 बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। सर आपके साथ हम और नेक्स्ट डिबेट में फिर से जुड़ेंगे और भी ज्वलंत मुद्दों को लेकर। मैं पूजा कमल बहुत जी से चाहूंगा कि स्टार्ट में अपनी बात रखें। पूजा जी, पूजा कमल जी। जी सर, पुनः मैं आप सभी लोगों का धन्यवाद करती हूँ। जैसा कि अभी हमारे आदरणीय सर निसार सर ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स का कोई जो है ऐसा वो नहीं है कि हम उस पे मतलब कानूनी तौर पे जो है लड़ाई लड़ सकते हैं। तो ये बात सही है। कुछ नेचुरल राइट्स हैं जो इंसान हर इंसान को जो है दिए जाते हैं और वो सभी के लिए बराबर थे। वो चाहे उसमें किसी भी कम्युनिटी, किसी भी धर्म जो है का इंसान हो, तो ये जो राइट्स हैं ये सभी के लिए बराबर हैं। और एक बात और यहाँ पे अहम है कि बाबा साहब जब संविधान दे के आए थे तो वो जो है आने के बाद दुखी थे। उन्होंने जो ये एक सेंटेंस बोला था कि आज ये संविधान मैंने तैयार करके दिया है, वो अगर अच्छे लोगों के हाथों में गया, इसको चलाने वाले अगर अच्छे हैं, तो ये हमारे भारत के लिए बहुत ही अच्छा साबित होगा। अगर ये जो है चलाने वाले अच्छे नहीं होंगे, तो ये बहुत बुरा साबित होगा। जी तो जो है, जो चलाने वाले हैं, वो वाक़ई पूर्ण ईमानदारी से उसे नहीं लागू कर पाए और नहीं लागू कर पाए, आज उसी का कारण है कि लोग तरह-तरह की बातें कर रहे हैं कि कोई कह रहा है संविधान अच्छा नहीं है, कोई कुछ कह रहा, कोई कुछ। तो अपने हिसाब से उसमें से जो ऐसे अधिकार थे, वो चाहे फंडामेंटल राइट्स हों, चाहे वो जो है करप्शन से लेके आए, कोई भी ऐसा अधिकार है, जो कि इसमें वही चीज़ है ना, आज भी हम इसी बात को दोहराते हैं कि जो 2 वर्गों का हमेशा कॉम्पिटिशन रहा है कि एक सर्वहारा है और एक क्या कहते हैं मतलब जो है अ, ये जो अ, श्रमिक लोग हैं। इस तरीके की जो धारणा बनी हुई है, ये जी लगातार बरकरार है और संविधान में उतना ही अधिकार उस अपराधी को भी है अपनी बात कहने का, जितना एक जो है सही इंसान अपनी बात कह सकता है, अपने राइट्स जी कह सकता है। तो आज जी जो जो साबित हो रही है कि जो है आज अपराधी अपराधी कह लें या उन लोगों की संख्या ज़्यादा हो गई है, जो गलत तरीके से या गलत तौर तरीके से, जैसे कि हमारे आदरणीय डॉक्टर साहब जी ने कहा है कि जो है हम पूर्ण ईमानदारी से लोग पुलिस से डरते हैं। ट्रांसपेरेंसी नहीं है, हम अपने कर्म के प्रति कर्तव्यनिष्ठ नहीं है। तो ये सबसे बड़ी धारणा आज इसी जी वजह से कहीं न कहीं संविधान गलत भी साबित हो रहा है, चाहे वो फंडामेंटल राइट की बात आए या कहीं भी है। सीधा-सा जी बाबा साहब की बात वही आज साबित हो रही है। तो सर इससे जी ज़्यादा मैं और कुछ नहीं कहूँगी। बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया पूजा कमल जी, आपने संक्षिप्त में बात रखी है। मेघराज जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मेघराज जी कुछ कहना चाहेंगे लास्ट कमेंट के रूप में आज के इस महत्वपूर्ण परिचर्चा पर? मेघराज जी, हेलो।
लगता है मेघराज जी भी हमारे स्क्रीन पे आए थे थोड़ी देर के लिए। मैं आज के इस परिचर्चा को यहीं समाप्त करने से पहले हमारे साथ जुड़े डॉक्टर मोहम्मद लुकन साहब का, वाइस चांसलर साहब का स्पेशल धन्यवाद करता हूँ। धनी प्रसाद जी का भी धन्यवाद करता हूँ, पूजा कमल जी का, और राकेश कोरी जी जुड़ गए थे, वो किसी कारण से हमारे स्क्रीन पे आके अपनी बात नहीं रख पाए। और आज के इस कार्यक्रम के प्रायोजक मेघराज जी का, डॉक्टर कृपाल सिंह साहब का जो अमेरिका से हैं, भाटिया जी का, उनका स्पेशल धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने संविधान दिवस के अवसर पर आज का समय मुकम्मल किया। और वॉइस ऑफ मानवता चैनल देख रहे सभी दर्शकों से मैं गुजारिश करूंगा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आप अपनी प्रतिक्रिया, लाइक और कमेंट शेयर करें और अपनी विचारों से हमें अवगत कराएं। मैं आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करता हूं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। थैंक यू, थैंक यू, शुक्रिया बहुत जी। मेघराज जी कुछ कहना चाह रहे हैं? मेघराज जी। हाँ भाई, सत श्री अकाल, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। क्या हाल चाल है सबके? मैं इतना कहना चाहता हूँ, देखो जो आज हालात बने हैं भारत के, ये इस करके बने हैं क्योंकि जो हाईएस्ट एजुकेटेड जो सच्चे लोग हैं वो कहते हैं कि हमें राजनीति में नहीं जाना चाहिए, राजनीति बहुत गंदी होती है। अब जब गंदी होती है, अच्छे लोगों को, जब अच्छे लोगों के कारण ही बुरे लोग वहां पर पहुंचे हैं। जब अच्छे लोग अगर राजनीति को ज्वाइन करेंगे, आज करें या कल करें, तो ये गंदे लोग निकल के भागे वहां से। जब अच्छे लोग होंगे तो संविधान भी लागू होगा और सबके हक हकूक सब मेरे ख्याल में बच जाएंगे। तो अच्छे लोगों को कदम उठाना चाहिए, और अच्छे लोग उठाएंगे कदम तो ये भारत भी सुरक्षित होगा, हर आदमी सुरक्षित होगा, मुसलमान भी खुश होंगे, सिख भी खुश रहेंगे, सबके लिए न्याय भी होगा, सब कुछ होगा। इतना कहना चाह रहा हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया मेघराज जी। आज के इस कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सबका।